बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पोलन ग्रेन। ये जिसका भी म्यूट ऑन है उसको अनम्यूट कर दो, जिसका भी माइक चालू है वो माइक को म्यूट कर दो। ना बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात किए थे स्टमन की, और स्टमन के बाद हमने एक प्रोसेस की बात किए थे। उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स। और इसी पोलन ग्रेन का एक और नाम क्या है? इस पोलन ग्रेन का एक और नाम है माइक्रोस्पोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम आ गए। एग्जाम में स्टमन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्वेश्चन बनेगा? तो वहां ये क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन कौन सी सेल डिवीजन साइकिल से बनता है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वहां पर साइकिल होती है मियोटिक साइकिल, और उस मियोटिक साइकिल में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, तो जो माइक्रोस्पोरोजीनियम बनता है तो वो टेट्रापोल है, टेट्रागोनल होता है, उसमें 4 सेल होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के इस अमल की वजह से बनेंगे पोलन ग्रेन। नाउ बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोलन ग्रेन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। किसे कहते हैं? पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर होता कैसा है, माइक्रोस्पोर का पूरा स्ट्रक्चर होता कैसा है, इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये उमूमन गोल होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर गोल से बैजवी भी हो सकता है, यानी अंडे के जैसा हो सकता है, रॉड लाइक। लेकिन आमतौर पे जितने भी पोलन ग्रेन बनते हैं सबका ग्रेन्स होते हैं, सारे के सारे पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का खुतर कितना होता है? पोलन ग्रेन का खुतर कितना होता है? तो तकरीबन पोलन ग्रेन का खुतर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसको याद रखिए, 25 से 50 माइक्रोमीटर। इस तरह की सिंबल होती है, इस तरह की अलामत अगर होती है तो उसको क्या पढ़ा जाता है? उसको पढ़ा जाता है माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो साइज पोलन ग्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है गोल होता है, और उसका जो साइज होता है, उसका जो खुतर होता है वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना और एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि इसकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है, इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बहुत सख्त तह से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सख्त तह से बना हुआ होता है। सख्त यानी मजबूती से बना हुआ होता है, और इसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं उसको? एक्साइन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो वाला स्ट्रक्चर है ये है एक्साइन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक्साइन। इसको याद रखना है। अब ये जो एक्साइन है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये एक्साइन मिलकर बनी हुई होती है स्पोरोपोलोनिन। ये जो एक्साइन होती है ये एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है? एक्साइन मिलकर बनी हुई होती है स्पोरोपोलोनिन। ये जो एक्साइन होती है ये एक्साइन किससे मिलकर बनती है? ये बनती है स्पोरोपोलोनिन। ये स्पोरोपोलोनिन क्या है? तो स्पोरोपोलोनिन बेसिकली ये एक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? ये मटेरियल पॉलीमर। क्या है ये? पॉलीमर का। इस पॉलीमर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सारे एटम्स होते हैं, और ये इस स्पोरोपोलोनिन की वजह से ये जो एक्साइन होती है, ये एक्साइन कैसी होती है? ये एक्साइन उसकी वजह से होती है स्ट्रॉन्ग। उसकी वजह से कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, या हम क्या कहेंगे उसकी वजह से क्या होती है? सख्त। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप याद रखना है, जिस तरह से हम किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज की हिफाजत करने के लिए उसके बाहर से ऐसा कवर लगाते हैं या ऐसी वॉल लगाते हैं जिससे वो अंदर महफूज रहे, इसी तरह से जो पोलन ग्रेन होती है उस पोलन ग्रेन के बाहर एक हिफाजती तह रहती है, और उस हिफाजती तह का नाम क्या है? उस हिफाजती तह का नाम है एक्साइन। ये याद रखना।
जो हिफाजती तह है उसका नाम क्या है, एक्साइन। और ये एक्साइन किससे मिलके बनी है, ये एक्साइन का मटेरियल है स्पोरोपोलोनिन। जैसा हमारी घर की दीवार है तो हम ये कहेंगे कि हमारी घर की दीवार किससे बनी है, तो हम कहते हैं सीमेंट से बनी है, रेती से बनी है ना। तो इसी तरह से ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन किससे बनी है, ये एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलोनिन मटेरियल से। और ये स्पोरोपोलोनिन कैसा होता है, पॉलीमर होता है, कई सारे यूनिट्स उसमें ज्वाइन होते हैं। फिर ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये इंतहाई मुदाफियाती नामियाती अशिया में से एक है जो जानी जाती है। यानी मुदाफियाती मतलब प्रोटेक्ट करने वाला, हिफाजत करने वाला, तो मुदाफियाती नामियाती अशिया उसके अंदर होती है और उससे ये स्पोरोपोलोनिन बनी होती है। अब ये क्या करती है, तो ये जो स्पोरोपोलोनिन है ये क्या करती है, ये बहुत ज्यादा दर्जे हरारत किसको बर्दाश्त करती है, ये दर्जे हरारत को बर्दाश्त करती है। दर्जे हरारत को मतलब, दर्जे हरारत को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। किसको बर्दाश्त करती है, टेम्परेचर का। इसी तरह से तेज तेजाबो किसको बर्दाश्त करती है, ये तेज तेजाबो, यानी जो भी तेजाब होंगे उनको ये क्या करती है, बर्दाश्त करती है। इसी तरह से और खार को, खार को यानी खार मतलब जो सॉल्ट होगा, खार का मतलब क्या है, जो सॉल्ट होगा। तो सॉइल के अंदर जब ये पोलन ग्रेन वगैरह अगर चले गए तो सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, या पानी है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, तो उस पोलन ग्रेन की हिफाजत करना ये किसकी जिम्मेदारी है, उस पोलन ग्रेन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी एक्साइन की है। तो ये एक्साइन के अंदर क्या है, मटेरियल है स्पोरोपोलोनिन। और ये स्पोरोपोलोनिन कहाँ कहाँ पर हिफाजत करता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, जब दर्जे हरारत बहुत ज्यादा हो जाए। जैसा सूरज है, सूरज की जब रोशनी आएंगी तो फ्लावर के ऊपर पड़ेंगी। गर्मी के दिन है, गर्मी के अंदर फ्लावर रहते हैं, फूल रहते हैं, तो हो सकता है कि पोलन ग्रेन क्या हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन उस ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी, दर्जे हरारत ज्यादा होने के बाद भी उस फ्लावर के पोलन ग्रेन को नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि उस पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में, उस पोलन ग्रेन के अतराफ में क्या है, एक दीवार है, एक हिफाजती दीवार है, एक हिफाजती तह है। और वो हिफाजती तह किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलोनिन मटेरियल। इसी तरह से बारिश हो गई तो एसिडिक रेन होती है, यानी ऐसी बारिश होती है जिसके अंदर तेजाब होता है, तो उससे बचाने का काम भी कौन करती है, एक्साइन। इसी तरह से खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, उससे बचाने का काम भी कौन करती है, एक्साइन करती है। फिर इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है आपको, वो क्या है कि अभी तक कोई ऐसा इंजाइम, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम मालूम नहीं है जो इसे तोड़ सके। ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन को तोड़ने वाला, इस एक्साइन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम, कोई भी क्या है, एंजाइम अभी तक मालूम नहीं है। अभी तक कोई एंजाइम ऐसा वजूद में नहीं आया, या ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं मिला जो इस पोलन ग्रेन की इस एक्साइन वॉल को क्या कर सके, तोड़ सके। इसलिए आप देखिए कि ये जो पोलन ग्रेन होती है इनकी बहुत हिफाजत होती है, इनकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। ये कई कई दिनों तक हवा में तैरते रहते हैं, कई कई दिनों तक पानी में तैरते रहते हैं, कई कई दिनों तक परिंदों के साथ ये लगे रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इतने ज्यादा मजबूत प्रोटेक्टिव वॉल के थ्रू इनकी हिफाजत होती है कि इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। न दर्जे हरारत से हो सकता, ना इनको कोई तेज तेजाब से नुकसान हो सकता, ना खारे पानी का इनके ऊपर असर हो सकता, और ना किसी इंजाइम का इनके ऊपर असर हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसका जो एक्साइन है, यानी जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, इसमें नुमाया सुराख होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है इसमें क्या होते हैं, नुमाया सुराख होते हैं। और ये जो नुमाया सुराख है इनको कहा जाता है जर्म पोर्स। क्या कहा जाता है इनको, जर्म पोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉइंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन की हिफाजती तह है, ठीक है। अब ये जो हिफाजती तह है पोलन ग्रेन की, इस हिफाजती तह के अंदर क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन की हिफाजती तह है, ये जो पोलन ग्रेन की हिफाजती तह है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस हिफाजती तह के अंदर क्या है, इस हिफाजती तह के अंदर सुराख है। ये जो सुराख है, इस सुराख को क्या कहा जाता है, इस सुराख को कहा जाता है जर्म पोर। क्या कहा जाता है इस सुराख को,
जर्म पोर। अब ये जर्म पोर क्या करता है, कब काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, जो एक्साइन तय है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सख्त होती है, वो पोलन ग्रेन की हिफाजत करती है। फिर ये एक्साइन किससे बनी हुई है, तो ये एक्साइन स्पोरोपोलोनिन मटेरियल से बनी है। ये स्पोरोपोलोनिन मटेरियल क्या करता है, तो ये इसकी हिफाजत करता है। किससे करता है, दर्जे हरारत से करता है, तेज तेजाबों से करता है, खारे पानी से करता है। प्लस ये जो स्पोरोपोलोनिन है, ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आज तक ऐसा कोई इंजाइम नहीं मिला जो इसको तोड़ सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है वो क्या है, कि ये जो एक्साइन है इसके अंदर छोटे 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 सुराख है, छोटे छोटे होल है। और इन छोटे छोटे सुराखों को, इन छोटे छोटे होलों को क्या बोला जाता है, जर्म पोर। क्या बोला जाता है इनको, जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, मैं ये आगे आपको समझाऊंगा। आप थोड़ा सा बस ऐसा इमेजिन करिए कि आपकी घर है, आपका रूम है, आपकी रूम, पूरे रूम को आपने दीवारों से बना के रखा है। अब उन दीवारों के अंदर छोटी छोटी खिड़कियां हैं, उस खिड़कियों से हवा भी आती है, या उस खिड़कियों से आप उछल कूद के भाग के बाहर जा भी सकते हैं। तो इसी तरह से वो एक साइन है, एक वॉल है, और उस वॉल के अंदर छोटे छोटे क्या है, खिड़कियां हैं, जिसको हम कह रहे हैं सुराख। और उन सुराख का नाम क्या है, जर्म पोर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, बढ़ना है बच्चों आगे। यस सर। ओके, नाउ बच्चों एक चीज और याद रखिए कि एक्साइन में ये जो सुराख है, ये जो होल है, ये जो जर्म पोर है, वहां पर स्पोरोपोलोनिन मौजूद नहीं होता। स्पोरोपोलोनिन की वहां क्या होती है, गैर मौजूदगी, इसीलिए वहां सुराख है। अगर स्पोरोपोलोनिन वहां पर होता तो वहां सुराख होता क्या, नहीं, वो भी प्रोटेक्ट करता, वो भी दीवार होती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि जर्म पोर में स्पोरोपोलोनिन नहीं होता, बाकी पूरी एक्साइन में क्या होता है, स्पोरोपोलोनिन। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है, कि जो स्पोरोपोलोनिन है, इसकी मौजूदगी की वजह से जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स है, ये फॉसिल्स, किसका, फॉसिल्स, फॉसिल्स की शक्ल में बहुत अच्छी तरह से महफूज रहते हैं। यानी अगर आप ये कहें कि फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, फॉसिल का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो जमीन के अंदर धंस गई, अर्थक्वेक आया, जलजला आया, या बहुत तेज बारिश हुई, या कुछ और इस तरह का तूफान आया, और ये फूल जो था ये जमीन के अंदर धंस गया, या किसी उसके ऊपर कुछ चीजें गिर गई, मट्टी गिर गई या कुछ और चीजें, तो अब ये क्या बन जाएगा, फॉसिल, यानी बचा कुचा मटेरियल जो जमीन के अंदर, जैसा हम कहते हैं डायनासोर, आज जमीन के अंदर डायनासोर का क्या है, फॉसिल है, उनके बचे कुछ अजलात बाकी है। तो वैसे ही ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जमीन के अंदर धंस जाते और फॉसिल की शक्ल में कई सालों तक रहते। तो ये फॉसिल्स की शक्ल में कई सालों तक क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके अतराफ में जो हिफाजती दीवार है, एक्साइन, एक्साइन को बनाने वाला मटेरियल कौन है, स्पोरोपोलोनिन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, ये नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्पोरोपोलोनिन की वजह से जो सेल है वो किस तरह से महफूज रहते हैं, तो वो फॉसिल की फॉर्म में महफूज रहते हैं। बचे कुछ मटेरियल, यानी पूरा फ्लावर खत्म हो जाएगा, पूरा फूल खत्म हो जाएगा, पूरा फूल डाइजेस्ट हो जाएगा, पीछे कौन सा मटेरियल बच जाएगा, पीछे बच जाएगा पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्यों बचेगा, क्योंकि उस पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में, उस पोलन ग्रेन की हिफाजत करने वाला मटेरियल कौन है, एक्साइन। कौन मटेरियल है, स्पोरोपोलोनिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर एक और चीज याद रखना है वो क्या है, कि ये जो एक्साइन, ये जो मेम्ब्रेन है, एक्साइन बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये एक्साइन हैरत अंगेज नमूनों, यानी इसके कई सारे नमूने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, अलग अलग उसके नमूने और डिजाइनों की तरतीब को जाहिर करती है। यानी जिस तरह से हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे डिजाइन होते हैं, इसी तरह से इसके भी कई सारे डिजाइन, जैसा अंडा है, अंडे का सिर्फ एक ही डिजाइन है, वो बैजरी शक्ल का है ना, सामने से थोड़ा लंबोतरा है और पीछे से गोल है। तो अंडा एक ही शक्ल का, किसी का भी अंडा देख लो आप, वैसे ही शक्ल का है। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इन पोलन ग्रेन के अंदर आपको अलग अलग शक्लें देखने को मिलेगी,
अलग अलग नमूने देखने को मिलेंगे, और ये अलग अलग शक्लें, ये अलग अलग डिजाइन, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक्साइन मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। ठीक है। नाउ बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम है इसको याद रखिए, ये पोलन ग्रेन है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? तो इस पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं वैक्यूल, और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और उस पोलन ग्रेन के जो बाहर की दीवार है उसको क्या कहते हैं? एक्साइन। नाउ बच्चों यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ना है? यस सर। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमने कहा कि जो ओके आयशा, यू रेज योर हैंड। हाँ आयशा। हाँ आयशा। वो जो पोलन ग्रेन है, वो जो आपने कहा कि उसकी जो वॉल है बाहर की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जी इसके अंदर पोलन ग्रेन है, तो वो जी। पोलन ग्रेन की हिसाब से तो वो बाहर कैसे आएंगे जो उसके अंदर पोलन ग्रेन है बाहर? हाँ देखो, जो बेसिकली क्या है, पोलन ग्रेन की हिफाजती दीवार, पोलन ग्रेन की हिफाजती दीवार, और पोलन ग्रेन के अंदर से बाहर कौन आता है, तो मैं उसको आगे आपको समझाऊंगा। अभी ये जो हमारा है ना, ये इसको आगे समझाऊंगा। तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन के जो जर्म पोर है, जो पोलन ग्रेन के जो होल्स है, इसीलिए मैंने खिड़की की एग्जांपल दिया। खिड़की की एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि मैं आगे जब आपको समझाने लगूं तो आपको याद रहे कि जिस तरह से खिड़की में से आप बाहर जाते हैं या दरवाजे से आप बाहर जाते हैं, इसी तरह से पोलन ग्रेन के अंदर से जो मटेरियल बाहर आएगा वो जर्म पोर के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? वो जर्म पोर के। तो जर्म पोर के थ्रू वो मटेरियल बाहर आएगा, देन आगे जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो जो एक्साइन होती है, वो एक्साइन पोलन ग्रेन की हिफाजत करती है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है तो वो फर्टिलाइजेशन के वक्त उस पोलन ग्रेन के अंदर से जो भी मटेरियल को बाहर आना है, वो मटेरियल कहाँ से बाहर आएगा? उस जर्म पोर से, उन सुराखों से बाहर आएगा। ओके आयशा। बढ़ना है बच्ची आगे? जी सर। ओके। नाउ देखो, मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने पूछे अभी, तो सेम क्वेश्चन बुक के अंदर भी है। क्या है क्वेश्चन? क्या पूछा गया यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो एक्साइन है ये अगर सख्त होती है, एक्साइन अगर सख्त है तो फिर जर्म पोर का काम क्या है ना? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। ठीक है। नाउ दूसरी चीज कि जिस तरह से हमने कहा कि ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन की बाहर की लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। इस पोलन ग्रेन के अंदर एक और लेयर होती है, एक और तह होती है, और इस तह को कहा जाता है इंटाइन। क्या कहा जाता है उसको? इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर होती है, दो दीवारें होती है। एक दीवार बाहर की होती है, एक दीवार अंदर की होती है। जो बाहर की दीवार है उसको कहा जाता है एक्साइन, जो अंदर की दीवार होती है उसको कहा जाता है इंटाइन। तो पोलन ग्रेन की जो अंदरूनी दीवार है उसको कहा जाता है इंटाइन। क्या कहा जाता है उसको? इंटाइन। और ये जो दीवार होती है ये एक पतली और मुसलसिल तय होती है, यानी इसके बीच में कोई पोर नहीं रहेगा। जिस तरह से एक्साइन है, तो एक्साइन कैसी है? गैर तसलसल है। एक्साइन कैसी है? गैर तसलसल है, यानी बीच बीच में पोर है। लेकिन ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन कैसी होती है? एक तो ये बहुत पतली होती है, दूसरा ये कैसी होती है? मुसलसिल होती है, कंटिन्यूअस होती है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है वो क्या है कि ये जो इंटाइन है, ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन दो मटेरियल से बनी हुई है। ये इंटाइन कितने मटेरियल से बनी हुई है? दो मटेरियल से। एक मटेरियल है उसको कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं उस मटेरियल को? सेल्यूलोज। और दूसरा मटेरियल होता है उसको कहते हैं पैक्टीन। क्या कहते हैं? पैक्टीन। सेल्यूलोज और पैक्टीन ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है, निशास्ता है। तो इसको याद रखिए, सेल्यूलोज और पैक्टीन मटेरियल से कौन बना हुआ है? इंटाइन। जैसा हमने कहा कि एक्साइन है, एक्साइन किससे मिलकर बनी है जी? एक्साइन कौन से मटेरियल से बनी है? हाँ, स्पोरोपोलोनिन। किससे बनी है? स्पोरोपोलोनिन। इसी तरह से ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन किससे मिलकर बनी है? इंटाइन सेल्यूलोज प्लस
पैक्टिन, इससे बनी हुई है। नाउ बच्चों एक चीज और जिसको याद रखना है वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली से। तो अगर आप ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पूरा स्पेस है, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। इस स्पेस को क्या कहेंगे आप? साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसको पूरा किसने घेर के रखा हुआ है? इस साइटोप्लाज्म को एक झिल्ली ने घेर के रखा हुआ है इस तरह से। इस पूरे साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में क्या है? एक झिल्ली है। जब पोलन ग्रेन पुख्ता हो जाता है, यानी जब पोलन ग्रेन क्या हो जाता है? पुख्ता हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, या फिर हम पुख्ता का मतलब क्या लिखते हैं? जैसा हम बोलते हैं ना पुख्ता जहन है। पुख्ता जहन का मतलब क्या होता है? पुख्ता जहन का मतलब हम बोलते हैं मैच्योर। पुख्ता जहन का मतलब क्या है? मैच्योर। यानी अब इसको समझ आ गई, अब ये कोई भी काम कर सकता है, ये अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है, तो उसको बोलते हैं मैच्योर। तो हम ये कहते हैं कि अब ये मैच्योर हो गया, ये समझदारी की बात कर रहा है ना। अगर ये मैच्योर नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये इमैच्योर है, ना समझ है। तो उसी तरह से जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, तो इसमें दो सेल्स होते हैं। उसमें कितने सेल हो जाते हैं? दो सेल। एक होता है जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन होती है, जो पोलन ग्रेन होती है, उस पोलन ग्रेन के अंदर जब मैच्यूरेशन हो जाता है, यानी पोलन ग्रेन जो होती है उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? मैच्यूरेशन। अब मैच्यूरेशन का मतलब क्या है? तो मैच्यूरेशन का मतलब है उसके अंदर आपको दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे। एक सेल वो होगा जिसको आप कहेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे आप उसको? वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे उसको? वेजिटेटिव सेल। और दूसरा सेल होता है, इसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। क्या कहा जाता है उसको? जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं उसको? जनरेटिव सेल। ये दो इंपॉर्टेंट सेल है, इनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर नीचे देखिए डायग्राम में है, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। तो ये जब शक्ल बनेंगी तो इसको आप क्या कहेंगे? मैच्योर। क्या कहेंगे आप इसको? मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे तब आप उसको? मैच्योर पोलन ग्रेन। तो आपको इसको याद रखना है कि जब भी पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, जब भी पोलन ग्रेन की ग्रोथ हो जाती है, तब उसको अंदर दो तरह के सेल आपको दिखाई देंगे। एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जिसको आपको याद रखना है कि आप जो पोलन ग्रेन होता है उसको मैच्योर कब कहेंगे? उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर आपको दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे। एक सेल वो होगा जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरा सेल वो होता है जिसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। नाउ जो वेजिटेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा है? बड़ा सेल होता है, और इसमें ज्यादा मिकदार में ग़िज़ा महफूज होती है। बेसिकली ये बड़ा क्यों है? तो बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या महफूज है? ग़िज़ा। यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल जमा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सीड बनने वाला है, बीज बनने वाला है। अब हो सकता है कि काश्तकार जो किसान है उस बीज को एक दिन में भी यूज करे, एक महीने के बाद भी यूज करे, एक साल के बाद भी यूज करे, कई सालों के बाद भी यूज करे। तब तक उस सीड को, उस बीज को जिंदा रहना है। तब तक उसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा? कौन जमा देगा उसको? खाना कौन देगा जिंदा रहने के लिए? तो ये काम कौन करता है वहां पर? ये काम करते हैं वेजिटेटिव सेल। मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि वेजिटेटिव सेल जो होता है पोलन ग्रेन के अंदर, किसको कहेंगे? वो सेल जो आपको बड़ा दिखाई देगा आप उसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल। फिर उस वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होती है? तो उसके अंदर ग़िज़ा महफूज करके रखी जाती है। फिर इसमें एक बड़ा बेकायदा शक्ल व सूरत का न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या दिखाई देता है? इसके अंदर आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये किसकी कोई शक्ल नहीं होती। बेकायदा शक्ल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरलेस। इसका कोई स्पेशल शेप नहीं है, इसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है, पहली चीज कि पोलन ग्रेन
को मैच्योर कब कहेंगे, जब उसके अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, फिर इस वेजिटेटिव सेल के अंदर भी न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसकी कोई स्पेशल शक्ल नहीं होती। फिर हम बात कर रहे हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसा होता है, तो जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल कैसा होता है, छोटा होता है, ये यहाँ पर देख लीजिए, जनरेटिव सेल कैसा होता है, छोटा होता है, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता है। अब एक और अच्छी बात जिसको आपको याद रखना है कि ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल किसके अंदर तैरता है, किसके साथ रहता है, ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब ये जो साइटोप्लाज्म आपको सब दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म किसका है, ये साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल का है। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन रह रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर रह रहा है जनरेटिव सेल। यानी गेस्ट कौन है, मेहमान कौन है, जनरेटिव सेल। घर किसका है, घर वेजिटेटिव सेल का है। समझ में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना है, एक कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल कहां पर होता है, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसकी जो शक्ल होती है वो तकलीनुमा, तकलीनुमा मतलब बैजवी, अंडे की जैसी। और जो साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है, तो इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है। अब यहाँ पर जो गाढ़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ जो उर्दू में गाढ़ा बोल रहे हैं, तो इस गाढ़े के लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है जेली लाइक। कैसा होता है, जेली लाइक। जेली आप लोगों ने बचपन में खाए होंगे ना, चॉकलेट की जो जेली आती है वो, तो इस तरह का वो जेली लाइक कैसा होता है, गाढ़ा होता है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस। तो ये जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, छोटा सा डॉट यहाँ पर, ये जो छोटा सा डॉट है, ये छोटा सा, ये जो छोटा सा डॉट है, ये डॉट भी क्या है, ये डॉट भी न्यूक्लियस है। ये डॉट भी क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ बहुत सिंपल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के बाहर है तो एक लेयर है, एक तह है, उसका नाम है एक्साइन। इसके अंदर एक तह है, उसका नाम है इंटाइन। फिर उस सेल के अंदर वेजिटेटिव सेल है और उसके अंदर जनरेटिव सेल है। अगर वेजिटेटिव जनरेटिव सेल दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो पोलन ग्रेन क्या हो गई, मैच्योर। अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो गई, तैयार। फिर वेजिटेटिव सेल कैसे होते हैं, जनरेटिव सेल कैसे होते हैं, तो वेजिटेटिव सेल बड़े होते हैं, जनरेटिव सेल छोटे होते हैं। वेजिटेटिव सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, लेकिन जनरेटिव सेल का शेप होता है। कैसा होता है, तो तकलीनुमा, यानी अंडे के जैसा लंबूतरा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चपटा होता है, इसको याद रखना। फिर जो जनरेटिव सेल है उसके पास भी न्यूक्लियस होता है, और जो वेजिटेटिव सेल है उसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, नाउ बच्चों एक और चीज कि जो 60% जो 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स, जो 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में दो सेल के मरहले में पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं। यानी 60% ऐसे हैं जिनके अंदर जो दो सेल की स्टेज पे आने तक पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं। यानी पहली स्टेज आएंगी, फिर दूसरी स्टेज आएगी और पोलन ग्रेन झड़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी अनवा है, बाकी की जो अनवा है, इनमें से पहले के पोलन ग्रेन झड़ जाए, यानी 3 सेल्स का मरहला, और जनरेटिव सेल माइटोटिकली तकसीम होकर 2 नर गैमेट्स बनाता है। इसका मतलब क्या है, पहले वाले प्रोसेस में ये होता है कि 2 सेल स्टेज आने के बाद वो पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी अनवा है जिनके अंदर 3 सेल का स्टेज होता है। अब 3 सेल का स्टेज का मतलब क्या है, 3 सेल का स्टेज का मतलब ये है कि जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल कहां पर चले जाएंगे, ये जनरेटिव सेल चले जाएंगे माइटोटिक। कहां पर चले जाएंगे, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोटिकली तकसीम होकर वो क्या बना देंगे, 2 नर गैमेट्स। वो आगे चल के क्या बना देंगे, 2 नर गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन के अंदर ये होता है कि माइटोटिकली कुछ के अंदर ये प्रोसेस 2 स्टेज में खत्म हो जाता है, और कुछ के अंदर ये स्टेज 3 स्टेजेस में खत्म होता है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि तीसरी स्टेज, सही नहीं आ रही। हेलो अब आ रही है बच्चों आवाज?
हेलो हेलो। कट हो गया रिसर्च। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है बच्चों। अब आई क्या आवाज? तो 60% से ज्यादा क्या होते हैं? 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 सेल के मरहले में पोलन बन। तो बच्चों आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हेलो सानिया, आवाज आ रही है क्या? जी मरियम सर, बेटा, आ रही आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, लेकिन कट साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ये नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है। वैसे हमारा टाइम जो है वो खत्म होने आ गया। आई थिंक ये जूम मीटिंग है तो कुछ सेकंड्स में ये जूम मीटिंग डिसकनेक्ट हो सकती है। ठीक है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, हाँ सर, आ रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये बार बार, लेकिन थोड़ी देर के लिए इशू हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह नहीं होगा। अब आ रही है क्या आयशा? आयशा, स्क्रीन नजर आ रही है क्या बेटा?